हिंद स्वराज। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की कालजयी पुस्तक। आज से 112 साल पहले सन 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका वापस आते हुए लिखी थी। किल्डोनल कासल नाम के पानी के जहाज के डेक पर। मोहनदास करमचंद गांधी तब महात्मा नहीं हुए थे। 40 साल की उम्र थी। एक विदेशी ज़मीन पर ब्रिटिश हुकूमत से 15 साल तक टकराने के बाद उन्हें लगा कि भारत के स्वराज की अपनी रूपरेखा लिख देनी चाहिए, विशेषकर स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण, गोरक्षा और सामाजिक सामंजस्य आदि विषयों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने हिंद स्वराज का पुनर्पाठ शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। इसलिए मैंने उचित समझा कि आज के संदर्भ में हिंद स्वराज की प्रासंगिकता पर श्री दीक्षित से बात की जाए। दीक्षित जी राजनीतिक नेता होने के साथ ही साथ एक पत्रकार, लेखक और विद्वान हैं। इसलिए इस विषय पर बातचीत के लिए मुझे वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगे। महात्मा गांधी ने 1909 में जब वो लौट रहे थे विलायत से दक्षिण अफ्रीका, तो पानी के जहाज में उन्होंने बहुत हड़बड़ी में वो किताब लिखी थी हिंद स्वराज। लेकिन बाद तक उन्होंने कहा कि मैंने जो उस समय लिखा उसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी प्रासंगिक है। आज के संदर्भ में आपने फिर से उसकी एक तरह से व्याख्या लिखी है, पुनर्पाठ किया है। तो आपको क्या लगता है कि आज के संदर्भ में गांधी जी ने हिंद स्वराज में जो बातें कही, उनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो अभी प्रासंगिक लगती हैं? गांधी जी की हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि से और अन्य संदर्भों में भी बेहतर समाज बनाना और सर्वसमावेशी समाज बनाना, इस दृष्टि से बड़ी उपयोगी है। उसमें भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए भी प्रेरणादायी तत्व हैं। आज संसदीय प्रणाली को हम देखते हैं, संसद और विधानमंडल प्रेमपूर्ण संवाद का मंच नहीं बन पा रहे, गतिरोध रहता है। संसद और विधानमंडल दोनों ही स्तर पर स्मूथ कार्यवाही नहीं हो पा रही। गांधी जी ने ब्रिटिश संसद के बारे में टिप्पणी की थी, यद्यपि वह टिप्पणी कुछ मित्रों की दृष्टि में शालीन नहीं है। उन्होंने बांझ और वेश्या कहा था। खैर, वेश्या इस संदर्भ में कहा था उन्होंने कि भाई कोई परमानेंट सरकार नहीं होती, आज ये सरकार है, कल वो सरकार है, परसों वो सरकार है। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा था। और इसके साथ में ये भी था कि सांसद ऊँघते हैं, सांसद चिल्लाते हैं और इससे कोई बड़ा उपयोगी फल नहीं मिलता। और जितना रुपया इस संसद पर खर्च होता है, अगर उतना धन कहीं अन्यत्र लगाया जाए योजनाबद्ध तरीके से, तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। तो गांधी जी ब्रिटिश संसद की आलोचना कर रहे थे और पूरे युक्ति के साथ। भारत ने अपना संविधान बनाते समय ब्रिटेन की ही संसदीय पद्धति का अनुसरण किया है। इस दृष्टि से बड़ा उपयोगी है कि गांधी जी के दृष्टिकोण से संसदीय प्रणाली में हम आत्म रूपांतरण की बात सोच सकते हैं। संसदीय प्रणाली अपने आप में परिपूर्ण है। वैसे सभी राज्य व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं कल्पित की जा सकती हैं, मानी जा सकती हैं। संसदीय प्रणाली एक आदर्श विचार माना जा सकता है, लेकिन उसमें लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। इस दृष्टि से हम सब भारत के लोग विचार कर सकते हैं कि गांधी जी ने जिस संसदीय प्रणाली के बारे में सोचा था, संकेत किया था अपनी टिप्पणी के माध्यम से, वैसी संसदीय प्रणाली विकसित करने का हम प्रयास कर सकते हैं उनकी प्रेरणा से। इस दृष्टि से हिंद स्वराज की संसदीय प्रणाली
के बारे में की गई गांधी जी की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, गांधी जी जब वो विलायत से लौट रहे थे तो वहाँ पर उनकी भेंट तमाम लोगों से हुई थी, जिसमें जो उग्रवादी ढंग से, हिंसात्मक ढंग से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, और कम्युनिस्ट लोग भी थे, तरह तरह के लोग थे। और हमें लगता है कि उस संदर्भ में उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भटक जाए जो फ्रीडम मूवमेंट, तो उन्होंने अपनी बातें कही और उन्होंने सबसे ज़्यादा उसमें पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की। बिल्कुल। और किसी भी राष्ट्र की धारक उस देश की सभ्यता और संस्कृति ही होती है। राज्य व्यवस्थाओं के आधार पर स्टेट बनते हैं, राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं। मैं दोहरा दूं अपनी बात कि राज्य व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र नहीं बनते। राष्ट्र गठन का आधार भारत में बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही संस्कृति रही है। और जब हम आज़ादी प्राप्त करने वाले थे, भारत में प्राप्त कर रहे थे, उन दिनों भी यह बात चल रही थी बहुत तेज़ी के साथ कि राष्ट्र निर्माण का मूल तत्व संस्कृति है, और हम जो प्रेरणाएं ग्रहण कर रहे हैं ब्रिटिश राज से और देश से, वह प्रेरणाएं हमारी भारत की अपनी प्रेरणाएं नहीं हैं और हम नकल करने जा रहे हैं। गांधी जी ने इस ओर ध्यान दिलाया था और उनको भी चेतावनी दी थी कि जो भारत अपने प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक एक भिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का धारक है, उस संस्कृति और सभ्यता को हम भूल न जाएं कहीं। तो उन्होंने सीधे अंग्रेजी सभ्यता की ही आलोचना की थी और उसे चांडाल सभ्यता कहा था। ये भी एक कड़ा शब्द है, और गांधी जैसे महान व्यक्ति जब किसी संदर्भ में कोई कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसके बड़े गहरे अर्थ होते हैं। और उन्होंने सीधे कहा कि आपका कोई व्यक्ति बगैर हथियार के बाहर नहीं रह सकता, और हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ का ग्वाला, उन्होंने ग्वाला शब्द प्रयोग किया था कि हमारे यहाँ का किसान खेतों पर रात में अकेले रहता है, बगैर किसी हथियार के रहता है। तो असली ताकत व्यक्ति में अंदर होती है और वो हथियारों से प्रकट नहीं होती। अराजकतावादी भी गांधी जी से मिले थे और भारत में भी एक धारा थी ऐसी कि हिंसा के माध्यम से भी आज़ादी पाई जा सकती है और हिंसा के मार्ग पर चल करके समाज का गठन भी हो सकता है, पुनर्गठन भी हो सकता है। लेकिन गांधी जी ने संस्कृति आधारित राष्ट्र, इसकी बात की और अपने देश में एक विद्वानों के एक वर्ग की मान्यता थी कि जो भारत का राष्ट्र है, नेशन है, यह अंग्रेज़ों के आने के बाद बना है। यह मान्यता थी एक वर्ग के विद्वानों की। गांधी जी ने इसका भी खंडन किया और उसी किताब में लिखा कि आपको अंग्रेज़ों ने बताया है कि उनके आने के पहले हम राष्ट्र नहीं थे। हम उनके आने के पहले भी राष्ट्र थे, अभी भी राष्ट्र हैं और आगे भी राष्ट्र बने रहेंगे। राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी में जो गांधी के विचार थे और आज जो राष्ट्रवाद की अवधारणा चल रही, दोनों में क्या फर्क है या क्या मेल है, क्या समानता है? भारत में राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है और वह राष्ट्र निश्चित ही राज्य नहीं है। स्वाधीनता संग्राम के अंतिम चरण में जब भारत आज़ाद होने वाला था, उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद राष्ट्र का गठन हुआ है, एक बात। दूसरी बात, उस समय भी करीब 562 छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं। तो अगर वो नेशन स्टेट एक जैसी बात होती तो 562 राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र कहना, जो रेनेसां के बाद सारी दुनिया में नेशन स्टेट की कल्पना हुई है,
उससे सर्वथा भिन्न है। और भारत का जो राष्ट्रवाद ऋग्वेद से चलकर अथर्ववेद में राष्ट्र पर ज़्यादा चर्चा है, वहाँ तक होता हुआ, और जो आज राष्ट्रवाद है जिस पर आक्रामकता के भी आरोप हैं, तो वह राष्ट्र है वही सतत प्रवाह जो वैदिक काल का राष्ट्र था, उससे लेकर जो आज हमारे देश का राष्ट्रवाद है उसमें बहुत भिन्नता नहीं है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, दिक् और काल अपना प्रभाव डालते हैं। लेकिन क्या एक राष्ट्र के अंदर एक धर्म या एक पूजा पद्धति या एक पंथ को ही प्रधानता हो, ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संस्कृति और धर्म में फर्क न करने के कारण इस तरह की बात चलती है। संस्कृति के आधार पर राष्ट्र और धर्म के आधार पर राष्ट्र, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। धर्म आधारित राष्ट्र हमारे पड़ोस में है पाकिस्तान, उसके संविधान में भी संबंधित पंथ की बात कही गई है कि उसके आधार पर हम राष्ट्र हैं, ऐसा पाकिस्तान की बात है। भारत में धर्म के आधार पर राष्ट्र की बात नहीं है, भारत में संस्कृति के आधार पर राष्ट्र की बात है। और जो हमारी संस्कृति है उसमें विविधता है, उसमें अनेक बिंदुओं पर आस्तिकता भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न आस्था है। इन सबको मिलाकर हम एक राष्ट्र हैं, सबकी जगह है यहाँ पर। नहीं, लेकिन आज एक परसेप्शन इस तरह का भारत में बन रहा है कि केवल एक धर्म को मानने वालों का वर्चस्व हो तभी हमारा राष्ट्र जो है वो राष्ट्र है, और दूसरे धर्म के या बाकी धर्म के लोग सेकेंडरी गौण होकर रहें। हाँ, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि संस्कृति और पंथ या सेक्ट या रिलीजन ये भिन्न भिन्न हैं। एक संस्कृति के भीतर कई आस्तिकताएं और कई प्रकार की आस्था, कई प्रकार के विश्वास हो सकते हैं और आज हैं भी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब दी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये ध्यान दिलाया है कि भारत में विविधता बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, और यहाँ के लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं, बावजूद इसके एक संस्कृति उन्हें एक राष्ट्र के रूप में बांधे रखती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो भिन्न विचारधारा के विद्वान थे, देश के बारे में बहुत ठीक से सोचते थे। उनका भी कहना यही था कि डाइवर्सिटी है भारत में, लेकिन सब वो एक संस्कृति अपनी डोर में बांधे रखती है। डाइवर्सिटी तो धर्म के जाति के अंदर भी बहुत है। बिल्कुल जी है, और जो जातियां हैं भारत की, वो मैं बहुधा कहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, जो आज का भारत है, ये हमारे पूर्वजों के सचेत और अचेत कर्मों का परिणाम है। तो कुछ सचेत कर्म हैं, संस्कृति का गठन, समाज को प्रेमपूर्ण बनाने का काम, और एक रीति, एक प्रीति, एक नीति के आधार पर देश को संगठित करने का काम, ये हमारे पूर्वजों ने सचेत रूप में किया। और मैं कहता हूँ बहुधा कि ऐसे ही जाति का निर्माण हुआ, पूर्वजों ने किया होगा, कब इतिहास नहीं मिलता, लेकिन जब भी इस जाति तत्व का विकास हुआ तो सचेत मन से नहीं हुआ, अचेत मन से हुआ। इतिहास में ऐसा प्रायः होता है कि कुछ गलत हो जाता है, कुछ सही हो जाता है। तो जो सही होता है वो करणीय होता है बार बार, और अनुकरणीय भी होता है, और कुछ ऐसा होता है जो अकरणीय होता है, नहीं किया जाना चाहिए जिसे। तो उसके विरोध में हमारे पूर्वज अग्रज लगातार सक्रिय रहे हैं। उनमें गांधी जी भी हैं जो जाति पाति को लेकर सक्रिय रहे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी हैं, और इसके अलावा तमाम समाज सुधारक भी हैं, विवेकानंद भी हैं, दयानंद भी हैं। एक बड़ी धारा है लोगों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जोड़ा जाए इसमें, तो वह सब लोग जाति तत्व के विरुद्ध हैं। गांधी जी का जो हिंद स्वराज है उसका वैचारिक आधार उन्होंने कहाँ से लिया? वेदों से लिया, रामायण से लिया, चरक संहिता से लिया? क्योंकि उसमें सब जगह से कुछ न कुछ मिलता है, तत्व मिलते हैं। जैसे अहिंसा है तो उसका चरक संहिता में भी बहुत उल्लेख है। उन्होंने रामचरितमानस की भी कुछ उदाहरण दिए हैं, और ये कहते हैं कि स्वराज भी उन्होंने वेदों से लिया है कि आत्म अनुशासन या अपने पर शासन।
तो कितना आपको लगता है कि वो जो भारतीय संस्कृति या जो वैदिक या इस तरह की परंपराओं से उसमें उन्होंने अपनी प्रेरणा ली है, और कितना उन्होंने बाइबल या कुरान बाहर जो कि रहे दूसरे जगहों से प्रभावित रहे वो? कुछ लोग गांधी जी के लिए रस्किन का नाम लेते हैं, कुछ लोग टॉलस्टॉय का नाम लेते हैं। टॉलस्टॉय वाले मामले में गांधी जी के साथ लंबा पत्र व्यवहार भी हुआ था उनका, मगर इस देश में सजगता पूर्वक रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो विचारशील है, जो प्रभावित करता है, जो प्रभावित होता है, ऐसे दोनों गुण गांधी जी में हैं। तो केवल किसी एक पुस्तक या एक देश, उसकी प्रेरणा से गांधी जी का मनस्तंत्र बना, ऐसा मैं सही नहीं मानता। सब कुछ जीवन के तमाम अनुभव, अंग्रेजी सत्ता थी उससे टकराते हुए और दुनिया के तमाम देशों की संस्कृतियों को भी समझते हुए गांधी जी का जो मन बना वो मन शुद्ध भारतीय था। और जैसे स्वराज्य शब्द पर आपने प्रश्न किया है, तो स्वराज्य भी ऋग्वेद में है और बहुत कायदे से है। उसमें कहा गया है कि जो हमारे पूर्वज जिस तरह चलते आए हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है कि साथ साथ चलते हुए संग अच्छध्वन संबद्धध्वन, साथ साथ चलना, साथ साथ बोलना, साथ साथ सोचना, प्रेमपूर्ण ढंग से रहना। और फिर ऋग्वेद का ऋषि अंत में कहता है ऐसा ही हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो वहीं स्वराज्य का भी उल्लेख है उसके पहले। तो गांधी जी किसी एक तत्व से प्रभावित हैं ऐसा नहीं है, समग्रता में उनका चिंतन रहा है। और इसलिए केवल टॉलस्टॉय का या रस्किन का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा, ऐसा कहना ठीक मैं नहीं मानता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय दीक्षित जी। हृदय नारायण दीक्षित से मेरी यह बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।